अपराध दो किस्म के होते हैं, एक जो अचानक से हालात की वजह से पैदा होते हैं, दूसरे जो सोची समझी साजिश के तहत किए जाते हैं, कानून को चैलेंज करके किए जाते हैं। यह केस दूसरे किस्म का है। देवरिया पुलिस थाने में जैसे मेरा तबादला हुआ, एक संगीन केस मेरे सामने है। जैसे इस केस की इंक्वायरी हम करते चले गए, हर कदम पे अपराधी हमें चुनौती दे रहा है। क्या कर रहे तू यहाँ? अपनी खेत की मेड़ सही कर रहे हैं, जो तुमने इतने सालों से बढ़ा के रखी हुई है। औकात में रहा अपने। औकात से ऊपर तो आप बोल रहे हो। एक तो हमारे खेत हड़प लिए, ऊपर से हमें धमकी दे रहे हो। साले दो कौड़ी के गुलाम। छोड़िए ना, आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं। आप अपने हिसाब से मेड़ बांध लीजिए। क्या बाबूजी, आज फिर आप उन लोगों के सामने झुक गए? झुकने का बात नहीं है। जब दो आदमी झगड़ा करेंगे तो किसी ना किसी को तो हथियार डालना ही है ना। और झगड़ा करके कहाँ हासिल होगा? ऐसे भी 2 गज जमीन हथियार लेगा तो कितना अनाज उगा लेगा? बाबूजी कुछ नहीं होता है। बात को समझते क्या है नहीं तुम लोग? हैं, चलो काम करो अपना। शुभा, क्या हुआ शुभा? नहीं हुआ इस बार। मेरा तो नसीब ही खराब। अरे निराश क्यों हो रहे हो? इस बार नहीं तो अगली बार से। हाँ, हम कोशिश करते रहेंगे। देखना, जल्दी हमारे घर में बच्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा शोभा? तुमसे शादी करने के लिए मैंने घर वालों का लाया और रिश्ता टुकरा दिया, सबसे दूर हो गया, सबको नाराज किया। यहाँ रह रहा हूँ किराए के घर में। सोचा था उनकी नाराजगी दूर करने का सिर्फ एक रास्ता है कि मैं उनकी गोद में उनका पोता दे सकूं, ताकि हमारे रिश्ते सुधर सके। आप धीरज रखो, हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, और इलाज भी चल रहा है, हो जाएगा। कब हो जाएगा शोभा? 4 साल हो गए हमारी शादी को, 4 साल। अरे आप सुनो तो। अरे आप इतनी जल्दी घर आ गए? अरे काम खत्म हो गया तो जल्दी चला आया, और वैसे भी बाहर बहुत बारिश है, ऑफिस में लोग कम आए थे। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं कुछ नहीं, वो पता नहीं क्यों आज पेट में हल्का हल्का से दर्द हो रहा है मेरे। क्या डॉक्टर क्या चले? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
आप अभी अभी ऑफिस आए और आप फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। पक्का? अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अरे कौन क्या बनता तू? चल दूसरा बता तेरे थान में। हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब का है अंदर। कब गायब हुई? सर कल शाम से गायब है और स्कूटी लेके गई है सर। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं बाजूपुर में रहता हूँ, लेकिन मैं नौकरी लखनऊ में करता हूँ। सर कल मैं नौकरी पे गया था तो वो घर पे थी, लेकिन मैं वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली सर। उसका फोन भी ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ है सर। हो सकता है किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर गई हो। नहीं सर, मेरे अलावा उसका जिंदगी में और कोई भी नहीं है। हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। आप बाहर जाके कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। थैंक यू सर। अभिषेक, ये फोटो और स्कूटी नंबर लेके सब जगह सर्कुलेट करो। सब ला 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 ला। कौन कौन? आइए सर। हटिए हटिए, बीच में से आप लोग हटिए। ये तो शोभा शर्मा है। सर 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 मैं थाने गया था, पता चला आपको एक डेड बॉडी मिली है। बहुत घबराहट हो रही सर, क्या हुआ? शोभा 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 शोभा। आसपास अच्छी तरह से चेक करो, देखो क्या मिलता है। ओके सर, हाँ, ये टिफिन मिला सर। सर 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 ये टिफिन और बैग हमारे घर का है सर। अपना टिफिन लेकर इतने सुनसान एरिया में आपकी बीवी कर क्या रही थी? मैं नहीं जानता सर, ये मेडिसिन का रैपर मिला है। एंटी डिप्रेशन लगता है। किसी कीमदार औजार से वार किया गया है। बहुत ही बेरहमी से मारा गया है सर। इतनी दर्दनाक तरीके से कोई नफरत करने वाला ही मार सकता है। आपको किसी पे शक है? मैं क्या जानूं सर। सर यहाँ आसपास एक हाईवे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आते जाते किसी ने टारगेट बना लिया हो? इस पूरे एरिया को स्कैन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और हाँ, एक स्कूटी भी थी ना सर। देखो कहाँ डंप की गई। ओके सर अब आखिरी खिलाड़ी बची है जिला परिषद टीम की काजल श्रीवास्तव। देखना है कि वो क्या कर पाती है। मैच तो लग रहा है जैसे महानगर स्कूल में लगभग जीत ही लिया है। काजल रेखा के अंदर घुसी और देखते ही देखते आगे बढ़ रही है, काफी बहादुरी के साथ लड़ते हुए, हालात से समझौता ना करते हुए। काजल श्रीवास्तव बड़ी बहादुरी के साथ गेम चल रहा है। देखना है कि अब क्या होता है। और इसी के साथ काजल को चारों तरफ से सबने घेर लिया है। देखते हैं काजल क्या कर पाती है। एक तरफ जिला परिषद टीम की उम्मीदें लगी हुई हैं, दूसरी तरफ महानगर टीम पूरे जोश में लगी हुई है। अब देखना है क्या होता है। इसी के साथ काजल श्रीवास्तव ने एक साथ सबको ढेर कर दिया। जिला परिषद टीम की जीत दर्ज की गई है और आज की जीत का सेहरा जाता है
बहुत बढ़िया काजल, अब तुम सीधा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप की तैयारी में जुट जाओ। अगले ही संडे ना सिलेक्शन का कैंप लगने वाला है लखनऊ में, साथ चलो। सर दूसरे शहर में अकेले कैसे जा सकती हूँ? तुम अकेली थोड़ी ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक साथ जाएंगे, एक साथ वापस आ जाएंगे। और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं समझाऊंगा तुम्हारे पापा को, तुम बस तैयारी करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब से ये बचपना बिल्कुल बंद। तुमने जरा सा खेलकूद में हिस्से क्या लेने दिया? दुनिया के साथ में निकल पड़ी। सर ये काजल के लिए एक सुनहरा मौका है स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का। तुझसे बात की मैंने? तूने दिमाग खराब कर रखा है इसका। चल निकल यहाँ से। पापा एक बार सुन तो लो, सर क्या कह रहे हैं? चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और तू भी एक बात कान खोल के सुन ले, ये तेरा आखिरी साल है। जैसा तैसा अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। सर अगर आपको ये टेंशन है कि काजल अकेले कैसे जाएगी, तो मैं जा रहा हूँ ना उसके साथ। अरे जा भाई जा, काजल कहीं नहीं जा रही है। और तू भी अपना रास्ता नाप और निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। रेनू, आज से इसका खेलना कूदना और बाहर जाना बिल्कुल बंद। समझा दो इसे। पापा इसे मत करो ना। और भैया काम मिला कि नहीं? अरे बाहर में गया ऐसा काम, ये लोग देंगे काम। एक दिन हम देंगे इनको काम, देखना। कमलेश खिलाना। उधार बहुत ज्यादा हो गया है, पहले वो चुकता करो। रुक जा, देता हूँ। तो रुक जाइए, चाय पीना बाद में। ये लो भैया चाय। रख दो। कहाँ घूम रहे थे सुबह से? कितना फोन किया हम आपको? घूम नहीं रहे थे, काम के लिए गए थे। अगर इतने ही लायक होते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े भाई है तेरे, बात करने का तरीका सीख ले पहले। हम वही तो कह रहे भैया, जिंदगी जीने का एक तरीका होता है, ऐसे कब तक चलेगा? बस कुछ दिन की बात है, हम सब सही कर देंगे। सिर ठीक कर दोगे? यही मर जाएंगे सिसक के भूखे प्यासे, अपने गांव अपनी मिट्टी से दूर। हमने कहा ना हम कुछ करेंगे, मतलब करेंगे। दिमाग मत खराब करो अब। ओके सर, जय हिंद। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। शोभा को नकल डस्ट है, यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर यहाँ तक कि स्कल में भी छेद हो गए हैं और वार करने वाला राइट हैंडेड है। यानी कि जिसने भी मारा है बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, यहाँ तक कि हड्डी तक में भी छेद कर दिया। लेकिन इतनी बेरहमी से कोई मारेगा क्यों? विनोद कह रहा था कि शोभा का कोई भी नहीं है। मेरे अलावा उसका जिंदगी में और कोई भी नहीं है। इस पति पत्नी के रिश्ते के बारे में पता कर, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शोभा से नफरत कौन करता है। सब साहब, शोभा अक्सर दोपहर में स्कूटी से कहीं जाती थी। कहाँ जाती थी पता है आपको? नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, विनोद और शोभा के बीच आपसे रिश्ते कैसे थे? विनोद बहुत प्यार करता था शोभा से, लेकिन शोभा के गायब होने से एक दिन पहले मैंने उनके घर से झगड़े की आवाजें सुनी थी। मैं यहाँ हर कोशिश में लगा हूँ कि अपने परिवार को बच्चा दे दूँ, और तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्या सब कुछ बता दिया? देखो विनोद, मैं तुम्हें भी सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चल जाओ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ है। तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही और मैं बेवकूफ बनता रहा। छी! विनोद ने अपने परिवार से लड़के शोभा से शादी करी थी। इसके लिए परिवार में अलगाव रहता था और अब शोभा माँ भी नहीं बन पा रही थी, इसलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। लेकिन इस बात को लेके झगड़ा उसी दिन हुआ था पहली बार। ये विनोद के परिवार वाले कहाँ रहते हैं? साहब यही रहते हैं गांव में। शोभा की मौत के बाद से वो लोग भी यहाँ आने जाने लगे हैं। हम थक गए ऐसी जिंदगी जीते जीते, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। भैया भी बहुत परेशान रहते हैं। अब इतनी दूर तो तुम लोग बैठे हो, कहा था ना गांव में आ जाओ। सब लोग है यहाँ पर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। गांव तो आना ही है, लेकिन तुम जानती हो ना कितना मुश्किल है। हाँ लेकिन आ जाओ। अच्छा मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है।
15 तारीख को तुम्हारे और शोभा के बीच किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा? ये किसने कहा आपसे सर? पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती सर। या फिर बच्चा ना होने की वजह से झगड़ा हुआ। क्या है कि हमें पता है कि शोभा से आपकी शादी फैमिली के खिलाफ हुई थी, और जब शादी हो गई तो फैमिली के साथ आपने रिश्ता तोड़ दिया, और अब शोभा की मौत के बाद दोबारा से फैमिली से रिश्ते जुड़ गए। खैर, जब आप ऑफिस जाते थे तो शोभा घर से कहीं और जाती थी। कुछ आइडिया वो कहाँ जाती थी? क्योंकि आपने कहा आपके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल रहा था। सर ये कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप? एक मरे हुए इंसान के खिलाफ इस तरह की बात? देखिए, तैश में आने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर सच तो यह है, मेरी बीवी का खून हुआ है, और कातिल को ढूंढना तो बहुत दूर की बात है, आपने तो सबूत तक नहीं ढूंढा। आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं? तो इस व्हाट? आप राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? राइट ही हूँ। ऐसे पूछो। खैर, हमारी इजाजत के बगैर शहर छोड़ के मत जाइएगा, ओके? अभी आप जा सकते हैं। इस आदमी को गुस्सा बहुत आता है और ये कुछ छुपा भी रहा है। हो सकता है कि मियां बीवी में बच्चा ना होने की वजह से जो झगड़ा होता था वही एक वजह है जिसकी वजह से इससे मार डाला उसे। हो सकता है सर। इस मियां बीवी के बारे में पूछताछ कर पता लगा क्या चक्कर चल रहा था इनके बीच में। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि शोभा कहाँ जाती थी, किससे मिलने जाती थी। इनके फैमिली डॉक्टर से जाके मिलो। साहब। सारिका। हाँ भैया। इतनी देर कहाँ हो तुझे? वो भैया आज मैं पहले जाती, लेकिन शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। अकेले बाहर आओगी जाओगी तो गांव के आवारा लड़के ऐसे ही करेंगे। कौन था लड़का वो? मैं नहीं जानती। अगर इतना ही डर लग रहा है तो छोड़ दो ना सिलाई कढ़ाई, ना बाहर जाओगी ना कुछ होगा। अरे मैं तो कहता हूँ सिलाई कढ़ाई की जरूरत ही क्या है? भैया वो कोर्स खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचा है। जी सर, शोभा मेरे पास आई थी कुछ ही दिनों पहले। उसके पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ था। मैंने कुछ टेस्ट किए और उनकी रिपोर्ट्स भी चेक की। रिपोर्ट्स चेक करने के बाद मुझे पता चला कि शोभा अपने पति विनोद को धोखा दे रही है। कैसा धोखा? दरअसल सर, शोभा पहले से एक बच्चे की माँ थी और उसके बाद उसकी बच्चेदानी निकाली जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। मैंने शोभा से इस बारे में बात भी की थी। देखिए मैडम, ये बात सच है, लेकिन प्लीज आप विनोद को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। तुम भले ही अपने रिश्तों में धोखे का जहर घोल रही हो, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में बेईमानी कभी नहीं करूंगी। मुझे सब कुछ विनोद को सच सच बताना होगा। प्लीज मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए मैडम। इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा मैडम। मैं विनोद को खुद सब कुछ एक दिन बता दूंगी, अपनी शादी के बारे में, वैभव के बारे में, सब कुछ। प्लीज। फिर आपने ये बात विनोद को बता दी? जी सर, एक्चुअली विनोद बच्चे को लेकर के बहुत परेशान था, तो एक डॉक्टर होने के नाते मैंने उससे ये सब छिपाना ठीक नहीं समझा। डॉक्टर एक बात बताइए, शोभा के पहले पति और बच्चे के बारे में आप जानती हैं? जी नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानती। सर मैं क्या पूछ सकता हूँ? आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? विनोद, तुम डॉक्टर विनीता को जानते हो ना? हम मिल चुके हैं उनसे और उन्होंने तुम्हारे झूठ के बारे में हमें बता दिया है। डॉक्टर विनीता ने शोभा के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। उसकी पहली शादी, उसका पहला बच्चा और उसका कभी भी ना बच्चा होना। ये सब सुन के तुम्हें बहुत गुस्सा आया और तुमने उसे मार दिया और मरवा दिया।
नहीं सर, सच तो यह है कि मैं आज भी शोभा से बेहद प्यार करता हूँ। मानता हूँ झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता सर। लेकिन उसको मारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मारने की तो वजह है तुम्हारे पास, उसका धोखा देना, उसका बच्चा ना होना। उसका पहला बच्चा कहाँ है? उसके पति के बारे में क्या जानते हो? सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, और जितना जानता था वो आपको मैं बता चुका हूँ। सर, पीसीआर से डेड बॉडी मिलने की खबर आई है। चलिए बैठिए सर, आसपास चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर इस लड़की को भी लगभग वैसे ही मारा गया है, नकल डस्टर से चेहरे पर वार किए गए। सर ये बैग मिला है और उसके अंदर सर ये यूनिफॉर्म मिला है। इस यूनिफॉर्म को कोई पहचानता है यहाँ? हाँ सर, इस गांव में एक स्कूल है, ये यूनिफॉर्म उसी स्कूल का लगता है। हो सकता है ये लास्ट काजल की हो। कौन काजल? दूसरे श्रीवास्तव की बेटी। सर वो एक दिन से लापता है। भूषण श्रीवास्तव। सर डेड बॉडी के पास में ये मेडिसिन रैपर मिला है। सर ये तो वही दवाई है जो हमें शोभा के मर्डर स्पॉट में मिली थी, और इस लड़की का चेहरा भी बुरी तरह से बिगाड़ा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। सर एक काम करते हैं, इस मेडिसिन के रैपर को आसपास के मेडिकल शॉप में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। नॉट पॉसिबल अभिषेक, ये जो मेडिसिन है काफी कॉमन मेडिसिन है, काफी लोग इस्तेमाल करते होंगे इसका। इतने से एविडेंस के साथ कल्प्रिट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें कोई और रूट लेना, उस गुलशन का पता ले लो। आपकी बेटी गायब हुई थी, आप पुलिस वालों के पास क्यों नहीं आए? क्या करते साहब, ढूंढना उसे जाता है जो गुम हो जाए, जो भाग जाए उसे क्या ढूंढना साहब। सर ये लेटर छोड़ के गई है, भाग गई उस मास्टर अशोक के साथ। मैं उसके पास भी गया था साहब, लेकिन वो नहीं माना। क्या करता, पुलिस में रिपोर्ट करता तो बेइज्जती होती, इसलिए बैठ गया चुपचाप। अशोक ने क्या बताया था? अशोक, काजल कहाँ है? मुझे नहीं पता काजल का। इज्जत के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास, बता दे काजल कहाँ है तो जान से जाएगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता काजल का, और ये मेरा घर है, चिल्लाओ मत यहाँ पर। निकलो यहाँ से, निकलो। छोड़ूंगा नहीं तुझे, अब देख क्या करता हूं मैं तेरे साथ। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ रहता है कुछ? एकदम परेशान मत होइए, और 1 से 2 दिन लगेगा, बाकी 2-3 दिन में मैं आपका काम करा दूंगा। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू। जी बताइए। सर अगर कोई पीछा कर रहा हो तो कंप्लेंट कहाँ लिखानी है? ये पुलिस स्टेशन में। वैसे कौन पीछा कर रहा है? सर पता नहीं। उसका हुलिया याद है जिससे हम उसका स्केच बनवा सकें? नहीं सर। आप परेशान मत हो, एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। सर काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसके साथ रेप किया गया था। व्हाट? जी सर, दोनों जगहों पर मिली मेडिसिन का रैपर सेम है, नकल डस्टर के मार्क्स भी बिल्कुल सेम है, और मारने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा शोभा का था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है? अभी फिलहाल किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते, हो सकता है एक महज इत्तेफाक। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली? जी सर, जिस रात काजल घर से भाग गई थी उस रात उसने अपने कोच अशोक को फोन किया था। ये रही उसके कॉल डिटेल्स। लेकिन सर अब अशोक अपने घर से फरार है। इसका मतलब गुलशन ने जो इल्जाम लगाया था कि अशोक ने ही मदद की थी काजल को भगाने में, वो सच थी। गांव में कुछ और पता चला? नहीं सर, ना ही स्कूल से कोई और सस्पेक्ट मिला। आसपास के पुलिस थानों में पता करो कोई सेक्शुअल ऑफेंडर है कि नहीं, उसका नाम रिकॉर्ड में जरूर होगा, और इस अशोक के बारे में पता करो। जी सर, हमारी टीम ने अशोक की फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट कर दी है, ज्यादा दिनों तक वो बच नहीं पाएगा। उसके घर पे भी हमारी नजर है। दोनों ही केसेस में मोडस ऑपरेंडी एक जैसी थी, और चोट के निशान ये बता रहे थे कि एक ही किस्म का हथियार यूज किया गया था, लेकिन दोनों अलग अलग गांव होने की वजह से अलग अलग तरीके से छानबीन कर रहे थे हम लोग। शोभा की निजी जिंदगी और काजल की निजी जिंदगी सीधी नहीं थी, इसलिए हमने उनके परिवार के हर एक सदस्य पे नजर रखी हुई थी,
और इसी छानबीन के दौरान एक ऐसा राज सामने आया जिसने हमारी केस की दिशा बदल दी। सर, ये रहा बच्चा, इसी का नाम वैभव है। ये शोभा का बेटा है। शोभा अक्सर इससे मिलने यहाँ आया करती थी। वैभव बेटा, कैसे है तू? मैं ठीक हूँ। कितना कमजोर हो गए? मुझे आपके बगैर मन नहीं लगता। तो जल्दी तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। मैं तेरा मनपसंद खाना लेकर आई हूँ। सर, शोभा ने कहा था कि उसने अपने पति से बात किया है कि वो इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या हुआ सर? क्या हुआ? चल चल बैठ बैठ बैठ, आराम से बैठ, हम तुझे बताते हैं क्या। पहले तू हमें ये बता, ये कौन? सर ये तो मेरे दोस्त गुलशन की बेटी है सर। इसका मर्डर। क्या? मर्डर? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से शोभा का। लेकिन सर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? इसे पहचानता है? नहीं सर, इसे नहीं जानता मैं। ये शोभा का बेटा है जिसकी वजह से तूने शोभा को मार दिया। सर सच सच बता, उस दिन क्या हुआ? सर मैं कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं जानता था ये शोभा का बेटा है सर। उस दिन हॉस्टल जाते वक्त उसने हॉस्टल की वार्डन को सब कुछ बता दिया था कि उसने तुझे सब कुछ बता दिया। सच बोल। सर वो मेरे दिमाग से निकल गया। बताया था उसने सर मुझे, मैं भूल गया था सर। मुझे माफ कर दो विनोद, मैंने तुमसे कुछ चुप नहीं बोला, सिर्फ सच छुपाया विनोद। मेरी शादी पूरी तरह से बर्बादी थी। विनोद तुम वैभव को अपना लो विनोद, प्लीज। मैं वैभव को तुम्हारे पास ले आती हूँ विनोद। देखो मना मत करता विनोद। लेकिन मैंने उससे ये कभी नहीं कहा था कि मैं उसे अपना लूंगा या उसे घर ले आए। तूने कहा नहीं, करके दिखाया। इसलिए जब शोभा बाहर निकली तूने उसे मार दिया या मरवा दिया ताकि ना रहे वैभव और ना रहे वो, और तू दोबारा अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर सके। सर चाहे तो आप सारी जिंदगी के लिए मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं आखिरी वक्त तक यही कहूंगा कि मैंने शोभा को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। सर अशोक को लखनऊ के गोमती नगर एरिया में देखा गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वो एक मेडिकल स्टोर से दवाई चुरा कर भाग रहा है क्योंकि उसके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। गोमती नगर पुलिस से कोऑर्डिनेट कर, वहीं कहीं छुपा पाओगे। जी सर, हमारी खबरें टीम और पुलिस टीम दोनों ही उसके पीछे पड़ी है। ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। कुछ याद है इस घर का? हाँ भैया, कैसे भूल सकते हैं, एक ही याद थोड़ी ना इस घर में। अच्छा सुनो अंकिता, जी भैया। हम थोड़ा खेत का चक्कर लगा के आते हैं। और हाँ, घर से बाहर निकलना मत, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। जी भैया। अच्छा चलो गैस करो हम कहाँ हैं? तेरी आवाज बता रही है कि तू गांव में है। अरे बिल्कुल सही जवाब। बता फिर कब मिल रही है? अरे इसीलिए तो हम फोन किए हैं। शाम को नदी के पास मिलते हैं। ओके। अरे श्याम, अरे प्रणाम चाचा। कब आए? बस अभी आए, ये जो कुछ बचा है अपना उसे बटोरने के लिए। बहुत अच्छा बेटा, एक जमीन बनाओ और अब यही रहो। यही सोचा है अब। सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। अच्छा, तो फिर भाग क्यों रहा था और दवा क्यों चुराई? सर मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मर जाता अगर ये दवा नहीं चुराता। और वो मेडिकल वाला प्रिस्क्रिप्शन मांग रहा था। और रहा सवाल भागने का, तो गुलशन जी को शक था कि काजल को मैंने भगाया। और जब काजल की लाश मिली तो मैं डर गया कहीं गुलशन जी मुझे ना फंसा दे, इसलिए मैं भाग रहा था सर। तो उस रात काजल ने फोन क्यों किया था? हाँ? सर ये बताने के लिए कि वो घर से भाग रही है। कैंप के लिए भागने वाली लड़की कैंप तक नहीं पहुंची, और किसको पता था इसके बारे में? सर उसके छोटे भाई आशु को भी पता था, उसने उसे बताया था घर से जाने से पहले। ये बात उसने मुझे फोन पे बताई थी।
हाँ सर, मैं जानता था। दीदी, ये जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जा रहा हूँ बाबा को उठाने के लिए। आशु देख, अगर तूने पापा को कुछ भी कहा तो तू मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। तू मुश्किल से ऐसा मौका हाथ लगाए तो वो दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी वापस। पापा की जितनी मार खानी होगी ना खा लूंगी, लेकिन तू चुप रहना। कहा मेरी कसम, तू बाबा को कुछ नहीं कहेगा। मुझे लगा था कि दीदी 2 दिन में वापस आ जाएंगी, दीदी तो वापस आए नहीं। और बाबा इतना गुस्सा थे कि अगर मैं उन्हें बताता कि मुझे पता है कि दीदी कहाँ है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सब कुछ इतना बदल गया नहीं? तो सालों बाद आई है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। बदलता नहीं तो हम ऐसे यहाँ नहीं मिलते, वो तो है। लेकिन तू जा रहा क्या था कैसे? भैया ने कहा गांव चलो तो चली आई, और अब हम यही रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। वैसे भी भैया ने घर से बाहर निकलने से मना किया है। हाँ, वैसे भी आजकल इस गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो एक काम कर, तू भी निकल और मैं भी चलती हूँ। ठीक है, बाय। इधर आ। जी सर। इतना तू कहाँ जा रहा है? घर जा रहे सर। वैसे यहाँ आसपास खतरा बहुत है, कर क्या रहा है यहाँ पर? आगे आगे खेत है हमारे सर, वो देरी हो गई आज। तो ठीक है, गाड़ी में बैठ लो, छोड़ देता हूँ। जी जी सर। आप लोग हटिए प्लीज, प्लीज साइड में, साइड। उससे उसी तरीके से हत्या की गई है और सेक्सुअल असॉल्ट भी। सर, ये लड़की तो 2 दिन पहले भी आई थी अपने पुलिस स्टेशन में। हाँ? क्या कह रही थी? सर, उसका कहना था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं पता, लेकिन मैंने सर उसे हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया था। वो कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हमने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ बताया आप लोगों को कि कौन था वो? किसी ने दुश्मनी थी उसकी? कुछ नहीं पता हम लोगों को। सर, ये रैपर मिला था। सर, ये रैपर देखिए, बिल्कुल ऐसा ही मेडिसिन का रैपर हमें शोभा के मर्डर स्पॉट पर भी तो मिला था। जिस बेरहमी से मारा गया ऐसे किसी साइको किलर का ही काम हो सकता है। या तो ये तीनों की तीनों मर्डर्स जो है कनेक्टेड है, या फिर अनफॉर्चुनेटली ये तीनों की तीनों वो साइको किलर की नजर में आ गए। पॉसिबल है सर, क्योंकि सिर्फ मर्डर करना या रेप करना उसकी मंशा नहीं हो सकती। अब लगने लगा है कि किलर हमें चुनौती दे रहा है और हमारी हर एक मूवमेंट पर नजर रखा। सर, कल शाम में जब मैं इधर पेट्रोलिंग पर था तभी उधर से एक आदमी आ रहा था। कौन था? सर, उसने ये सब तो नहीं बताया, लेकिन उसने एक बात बताई थी कि उसका आसपास के एरिया में जमीन है। इस पूरे एरिया में जितने लोगों की जमीन है ना, उन सबसे पूछताछ करो और उस आदमी के बारे में भी पता करो, शायद उसे कुछ पता कर। इसकी फोटो लो और आसपास के एरिया में पूछताछ करो। ये कह रही थी कोई इसका पीछा कर रहा है, पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा। ओके सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हेलो, सारिका की किसने हत्या कर दी? क्या? अंकिता, क्या हुआ? अच्छा, हम कुछ काम से बलरामपुर जा रहे हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे। अंकिता, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, ये देखो। वैसे भी आजकल इस गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो एक काम कर, तू भी निकल और मैं भी चलती हूँ। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं भैया, अच्छा है। हमें पता है तुम क्या सोच रही हो। यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा नाम तो ए से आता है,
फिर ये ऐस क्यों? सच बताए, हमने हमारे लिए लिया था, पर क्या है अब तुम रख लो। चलते हैं। सर उस एरिया में नदी के किनारे तक कुल 25 लोगों की जमीन है। मैंने उन सभी लोगों से बात कर ली है, लेकिन सर वो आदमी नहीं मिला जो उस रात पेट्रोलिंग करते वक्त मिला था। इसका मतलब इस आदमी ने झूठ कहा था कि उसकी जमीन है उस पर। इस आदमी की स्केच बनाओ और पता करो ये गांव वाला है या बाहर से है। ओके, थैंक सर। सर सारिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसके साथ भी रेप हुआ है। जी सर, उसके साथ सैंपल मैच कर गया है। एक और बात सर, इस बार भी वही नकल डस्टर यूज किया गया है और उसी तरीके से स्कल में छेद भी हुए हैं। और सर मारने वाला इस बार भी राइट हैंडेड है। इसका मतलब ये किसी साइको किलर का ही काम है और ये सारिका उसकी तीसरी विक्टिम है। अब हम ये बात रूल आउट कर सकते हैं कि ये सब रैंडम किलिंग्स नहीं है। मतलब उसे साइको किलर ने फॉलो किया होगा और मौका मिलते ही उसे मार डाला होगा। मतलब किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी। राइट। अब हमें यह पता लगाना होगा ये तीनों लड़कियों का कॉमन कनेक्शन क्या है। सर इन तीनों मर्डर्स में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक गहरा कनेक्शन तो है। काजल के पिताजी गुलशन, शोभा का हस्बैंड विनोद और सारिका का भाई मनोज, तीनों ही दोस्त हैं और दोस्ती बहुत गहरी है सर। यानी कि ये तीनों के तीनों जो दोस्त हैं, इनके साथ एक ही हादसा होता है। सर उस आदमी का स्केच बन गया। स्केच को सब जगह सर्कुलेट करो और मनोज और गुलशन को आने बुलाओ। थैंक सर। तुम तीनों से जो सवाल मैंने अलग अलग पूछा था, अब साथ में मिलकर पूछ रहा हूं। तुम तीनों का कोई तो दुश्मन है जो तुम लोगों से दुश्मनी निकाल रहा है। कुछ आइडिया कौन हो? नहीं, इसे पहचानते हो? ये तो श्याम है। कौन श्याम? हमारे गांव का ही है, कौन साहू का बेटा। सर सालों पहले इसने गांव छोड़ दिया था, लेकिन सर हमें पता चला कि कुछ दिन पहले इसने गांव आना शुरू किया है। और सर जब से इसने गांव आना शुरू किया है तब से ऐसे कांड होने शुरू हो गए। तो हम पता रखना। हमें भी अभी तस्वीर देख के झटका लगा। आप लोग हमें ये बताइए, आप लोगों का कनेक्शन क्या है इसके साथ और ये कहां मिलेगा? भैया घर पर नहीं। तुम्हें कैसे मालूम तुम्हारे भैया से मिलना है? ये मेरी सहेली सारिका का लॉकेट। ये लॉकेट तो सारिका का है। शाम का है? भैया बलरामपुर। बलरामपुर? बलरामपुर में तुम्हारी बहन स्नेहा रहती है, मैंने बताया था ना आप लोगों से। चलो बलराम सब। बहुत हो गए तेरे वेशी के, अब चल। और आप लोग क्यों आ गए? हम आने वाले थे। लेकिन चल। हाँ, हम नहीं मारा है सबको, ले लिया अपना बदला। कौन सा बदला? हमारी जिंदगी बर्बाद करने।
उस विनोद, गुलशन और मनोज ने मिलके 4 साल पहले स्नेहा को लेकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या कर दिया तुमने? हमें जानबूझ के नहीं किया, वो गलती। क्या हो रहा है? क्या स्नेहा तुम क्या कैसे? भैया इसने मुझे छेड़ा है। नहीं, अपनी जात और औकात दोनों भूल गए भैया। आपने तो बचा इसे बाइक से। ऐसे दो मनोज भाई, एक और हम तो स्नेहा को बचाने गए थे, मगर गांव के बड़े और दबंग लोग गलत समझ बैठे। हमारे बाबा ने कहा कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता गांव से दूर रहो, मगर हमारे दूर जाने के बाद मामला और बिगड़ गया। तो हमारे बाबूजी को उठाकर ले गए हमें ढूंढने के लिए। जैसे हमें पता चला हम पहुंचे उनके पास। साले को साले दोबारा इस गांव में दिखे तो पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। और सुन, अगली बार तेरी बहन मेरा शिकार होगी। मारपीट से ज्यादा उन्होंने हमारे बाबा की दिल पे चोट पहुंचाई। एक चींटी नहीं मारी थी उन्होंने, जानवरों जैसा व्यवहार किया उनके साथ। वो हमारे बाबा की आत्मा तो उसी दिन मर गई थी, वो तो बस जी रहे थे। हड्डियां पकड़ ली थी उन्होंने, एक दिन से सक के दम तोड़ दिए। गलती हमारी थी भी नहीं, फिर भी उन्होंने हमारे साथ साथ हमारे बाबूजी को भी सजा दी। तभी हमने सोच लिया कि बदला तो लेंगे। बदला लेना ही था तो गुलशन, मनोज और विनोद से ले। उन 3 निर्दोष औरतों ने क्या किया? ये बात आप उनसे जाके पूछो ना। अगर उन्हें कोई बात करनी थी तो हमसे क्यों नहीं की? हमारे निर्दोष बाप को क्यों घसीटा बीच में? हम भी जताना चाहते थे उन्हें कि अपने सामने अपने को मरते हुए देख के कैसा लगता है। फिर गुलशन की बेटी काजल को, हमारे बाबा की आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। अब आप हमें फांसी दो या जिंदगी भर जेल में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फांसी तो तुझे होगी, लेकिन एक बात बता देता हूं तुझे, तूने जो किया है ना, उसकी वजह से तेरे बाबा की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। श्याम के दिल में अपने पिता के खिलाफ अत्याचार घर कर चुका था और एक सुलगते लावा की शक्ल ले रहा था। अंकिता को यह दस्तक जरूर मिली थी कि श्याम की जिंदगी में कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन समझते समझते देर हो गई। आशु को यह दस्तक मिली कि काजल अपने कबड्डी के खेल के जुनून में कुछ गलत कर रही है, लेकिन उसने ये बात अपने माँ बाप से छुपा के रखी और नतीजा बहुत ही भयानक निकला। शोभा ने विनोद से बात छुपाई, लेकिन जब बताने पे आई तो मौका ही नहीं मिला। सारिका ने बार बार अपने घर वालों से यह कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन किसी ने उसका यकीन ही नहीं किया। सच कहे तो विनोद, मनोज और गुलशन ही इस अपराध के रचयिता है। उन्होंने बिना सच जाने कानून को अपने हाथ में लिया और एक ऐसा बीज बोया जिसने तबाही मचा दी। दस्तक होती जरूर है, चाहे वो जोरदार हो या खामोश। उसे सुने, समझे और सतर्क रहें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। रुक जाओ। नेहा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? तू क्या कर रहा है यश? तुझे क्या लगा मुझे धोखा देके तू किसी और से शादी करेगा और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मैंने तुझे कोई धोखा वोखा नहीं दिया, ठीक है ना? ब्रेकअप हो गया हमारा। अरे तो जरा सी लड़ाई में सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या यश? मैं प्यार करती हूँ तुझसे, मैं जानती हूँ तू भी मुझसे प्यार करता है। नेहा देख, मेरी यहाँ पे शादी हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। तू कुछ नहीं कर सकता यश, पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना, तुझ पे रेप चार्जेस डलवा के तुझे अंदर करवा दूं। फिर देखती हूँ तू ये शादी कैसे करता है। ऐसे कैसे शादी करेगा तेरे से? यहाँ हमारी बच्ची की शादी हो रही है, अगर तेरे से शादी करेगा तो हमारी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ठीक है ना यश, तू हम दोनों से शादी कर ले।
नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज से 1 साल पहले जब मैं पुणे के स्वारगेट पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब मेरे सामने 2 ऐसे केसेस आए थे जो बहुत ही चौंकाने वाले थे। क्या ये दोनों ही केसेस बिल्कुल अलग अलग थे या कोई ऐसी कड़ी थी जो इन दोनों केसेस को जोड़े हुए थी? अरे तो क्या हो गया? लोगों की होती नहीं 2-2 शादियां? अरे बहुत सारे लोग करते हैं। तू पागल हो गया है क्या? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तो क्या करे? तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छाती पे बिठा के रखे। आरती 5 साल की थी तब उसका बाप छोड़ के चला गया। तब से तुम दोनों को पाल के रखा है हम लोगों ने। बस अब नहीं हो सकता। देख आरती, चुपचाप शादी कर ले और चली जा। अगर अभी ये शादी नहीं हुई ना तो सोच अपनी लड़की की कितनी बदनामी होगी। लेकिन दादा, अरे वो दूसरी लड़की को कोई परेशानी नहीं तो इसे क्यों है? यश, क्या यश? तुम्हारा भी सही है नया। जब मन किया चली गई, जब मन किया वापस आ गई। अरे मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सोसाइटी में, ऑफिस में। आई एम सो सॉरी यश। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ यश। यश, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी प्लीज मत रो। तुम जानते हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, राइट? हाँ, देखो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जो हो गया सो तो हो गया है ना। तुम, मैं और आरती, हम तीनों इस बंधन में बन चुके हैं और हमें अब ये बंधन निभाना पड़ेगा यश। मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें आरती के पास जाना चाहिए। I'm sorry आरती। मैं जानती हूँ आरती कि जो कुछ भी हुआ तुमने चाहा नहीं होगा, पर ट्रस्ट मी, मैं तुमसे कुछ भी छीनना नहीं चाहती। यश पर जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी है। क्या यार नेहा, पति की भक्ति में सब काम वाम छोड़ दिया क्या? एक्टिंग करते करते ना मुझे एक्टिंग करने की आदत हो गई है। और यहाँ जो पति पति का खेल चल रहा है ना, तो देख इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और तेरे बच्चे को मार भी सकता था। आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हेलो माँ। हाँ गीतू बेटा, कैसी हो? हमें कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? 5 लाख। हाँ, हम तैयार हैं, तुम बस जल्दी से आ जाओ, फिर चलते डिनर पे तीनों। आरती, ले चॉकलेट खा। नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाती। अरे थोड़ी सी, थोड़ी सी। तुझे पता है तू कितनी सुंदर है? ये तेरी आंखें, ये तेरे लिप्स, तेरी स्किन। अरे शर्मा गई? अपनी सुहागरात पे भी ऐसी शर्माई थी क्या? रुक जा, सोचने दे। शर्माई तो थी, सब देखा था मैंने। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, कह नहीं रही हूँ,
एक सेकेंड। ये सब क्या है? हाँ, ये आपके पास? देख, जो कुछ भी है तो बहुत अच्छा, और अब जो होने वाला है बहुत अच्छा, और जो होगा वो और अच्छा होगा। हाँ, यश मेरी बात सुन, अगर अपने पति के सामने अपना मुंह खोला ना, तो ये जो वीडियो तूने भी देखी है ना, ऐसा वायरल करूंगी ना, पूरी दुनिया तुझे देखेगी, समझ गई? शुक्र ना यहीं खड़ी रहे। यश, रेडी हो तुम लोग? हाँ, चलो निकलते हैं। अब हाँ, एक्चुअली पर मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत खराब लग रही है। तुम ही जाओगी ना, तो हम कोई नहीं जाएंगे, रहने दो। नहीं, प्लीज प्लीज तुम दोनों जाओ ना, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया। प्लीज ना यश, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। आरती, हाँ चलो चलो चलो, गाड़ी निकालो। हाँ, जाओ आरती। देखा ना तूने, मैं कैसे तुझे तेरे पति के साथ अकेले जाने दे रही हूँ? मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूँ, मैं तुझे ऐसे ही खुश रखूंगी। तेरा काम है कि तू मुझे खुश रखे। जा जा। मैडम जी, अरे दरवाजा खुला ही है। चेक करो, इंजरी मार्क्स है क्या? चलो चलो पीछे चलो। सर 25 से 30 साल की औरत है, प्रेग्नेंट, मल्टीपल स्टैबिंग का केस है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? इन्होंने। मैं इनके घर में काम करती है। ये इनका खुद का घर है? नहीं साहब, बाहर उतरी थी। राणे सर। लैंडलॉर्ड कौन है पता करो, उसको फोन करके बुला लो। यस सर। ये यहाँ पर अकेली रहती है? हाँ साहब, इनकी माँ कानपुर में किधर तो भी रहती है। फोन पर बात करती थी तभी सुना था मैंने। जिस तरह से मल्टीपल स्टैब किया गया है, सिर्फ पेट पर वार किए गए। एक प्रेग्नेंट औरत को कोई इस तरह से मल्टीपल स्टैब क्यों करेगा? ऐसा लग रहा है कि कोई इसे नहीं, इसके बच्चे को मारना चाहता था। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा तो होगा? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इन लोगों से जरा ठीक से पूछताछ करो, पूछो किसी को आते जाते देखा है क्या, और एम्बुलेंस बुलवा लो। सर। यश, मैं एक बात बोलूं? बोलो ना। तुम जब रात को आरती के साथ होते हो ना, मुझे बहुत जलन होती है, बट तुम जब मेरे साथ होते हो तो मुझे गिल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम हम दोनों के साथ रहो। मेरा मतलब है एक ही कमरे में एक साथ हम तीनों। ये क्या कह रही हो? यश, हम मॉडर्न जमाने से है ना, मॉडर्न सोच रखते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और जब हमें पता है कि हम तीनों को साथ में ही रहना है जिंदगी भर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। आई मुझे तेरे पास आना है। मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बेटा तू जानती है ना यहाँ क्या हाल है। तेरी नई नई शादी हुई है ना, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बेटा, तू घबरा मत।
क्या हुआ? यश, यश मुझे आपसे कुछ बात करनी। अब यश वो हमने उस बारे में बात की थी ना, मैंने बताया आरती को, इसे उसी सिलसिले में कुछ पूछना है, तो बोला आरती। आरती नेहा सही कह रही है, हम तीनों को एक ही साथ रहना है ना, चाहे वो बेडरूम के अंदर हो या बेडरूम के बाहर, बात तो एक ही है। आज हम बेडरूम में एक ही साथ सोएंगे, ठीक है? एक मिनट। हाँ यश, आप मेरी बात, क्या लगता है तुम्हें यश हाँ बोल देंगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी घटिया करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उफ़ो आरती, ये देखो, मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगी, फिर मैं ही क्या पता नहीं कितने लोग तेरे दीवाने हो जाएंगे। तू सोच ले। साहिबा वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। साहब वो औरत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तू क्या बात कर रहा है गीतिका मैडम के बारे में? साहब ये कुतरा ना मैडम को अकेली देख के बहुत परेशान करता था। कैसी है तू? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। हमें बहुत नींद आ रही है। अरे हाँ, ऐसी हालत में तो आराम करना चाहिए। वैसे बड़ी दिक्कत होती है ना, ये सब अकेले संभालती है। बुला लेना इसके बाप को। अब बस एक बार हाँ करता हूँ, मर्द की सारी जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। शर्म नहीं आ रही आपको? बुआ बनने वाले हैं। एक दिन तो दारू पी के भी घर में घुसा था। क्या रे? हाथ चोरी हमारा, निकल जाए यहाँ से। बस एक बार हाँ बोल दे, मैं निकला तो तुझे सोसाइटी में। हाथ छोड़। तूने इनका हाथ कैसे पकड़ा? चल निकल इधर से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू क्या छोड़ेगा? दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चल। ये झूठ साबित साबित बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सब। बाजू लगा ला। सब मैं सच बोल रहा हूँ। ये चल चल। गायकवाड़, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जरा बाकी लोगों से ठीक से पूछताछ करना और गीतिका की कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाना। सर थैंक यू। शादी होते भूल गई दोस्तों को। ओहो। ये वही है ना तुम्हारे साजन की सहेली? आरती, सी, ये दोनों मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये है नुपुर और यही ना। इफ यू डोंट माइंड तो मेरे फ्रेंड्स के लिए चाय नाश्ता बना दोगी प्लीज? साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। तो कोई औरत ऐसी होगी तो मर्द क्या करेगा? आदमी तो कुत्ता होता है साहब। सारे मर्द कुत्ते नहीं होते, लेकिन कुछ कुत्ते तेरे जैसे जरूर होते हैं। समाज में रहकर भलाई का मुखौटा पहनकर घटिया काम करते हैं। सब उससे गलती होगी साहब। साहब जब वो बार बार बाहर के मर्दों से मिलती थी तो मैंने सोचा कि मैं भी एक चांस ले लूं। और जब तू वो चांस नहीं ले पाया तो तूने उसका मर्डर कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब। तेरे जैसा घटिया आदमी तो कुछ भी कर सकता है। राणे, बैंडल तेल लाओ लेना। साहब मैंने उसे नहीं मारा, मैं साहब सच कह रहा हूँ साहब। अब देखना, अब शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी घटिया हरकत करते हुए? नहीं आती। अरे चल ना, अब तो कोई सती सावित्री तो है नहीं जो तेरे साथ कुछ स्पेशल होगा। जो यश ने तेरे साथ किया तो मेरे साथ भी किया है। कौन सी बड़ी बात हो गई? ये आप जैसी घटिया औरत ना कभी नहीं समझेगी। हाय, जब तू ऐसे चिढ़ती है ना मुझे और ज्यादा प्यारी लगती। So girls, let me tell you one thing. Okay. I think I have a crush on Aarti. अरे नहीं 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 नहीं, बारिश में तो मैं वड़ा पाव खाता ही नहीं हूँ। और सुनो, तुम भी मत खाना। हाँ, मंगाना मत घर पे कुछ भी। चलो रखता हूँ मैं फोन अभी। ओके ओके, बाय बाय। हाँ गायकवाड़ बोलो। सर, गीतिका के घर के आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी ने गीतिका के घर किसी को जाते नहीं देखा। लेकिन हाँ, कई लोगों ने यह बताया कि कोई आदमी है जो गीतिका के घर बार बार जाता था। वो शरद भी यही कह रहा था। सर, गीतिका की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स देखो गायकवाड़। सर, गीतिका ने आखिरी कॉल सिद्धार्थ आप्टे को किया था।
जब वो पहली बार यहाँ फ्लैट लेने आई थी ना, तो अपने पति के साथ आई थी। उसके बाद तो उसका पति गायब ही हो गया। सिद्धार्थ आपके उसका पति है? पड़ोसियों ने बताया था। जी सर। जरा फोन लगाओ उसको। हेलो हेलो सिद्धार्थ, मैं बीएसए गायकवाड़ बोल रहा हूँ, स्वारगेट पुलिस स्टेशन से। जी बोलिए। दरअसल हमें आपकी पत्नी गीतिका के बारे में आपसे बात करनी है। आप कहाँ हैं? सर मैं तो दिल्ली में हूँ। आप जल्द से जल्द पुणे आ जाइए। ठीक है सर, मैं कल सुबह वहां पहुंच जाऊंगा। सर ये दिल्ली में, कल सुबह तक पुणे आ जाएगा। कोई और नंबर है क्या? देखो कुछ नंबर्स है सर, इनमें से एक कानपुर का नंबर है। ये शरण बता रहा था कि उसकी माँ कानपुर में रहती है, शायद उनसे बात कर दी होगी। और कोई है? और एक है किसी अमन का नंबर है। एक काम करो, गीतिका की माँ को फोन करके इन्फॉर्म करो, और ये अमन और सिद्धार्थ दोनों के कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन निकालो। सर स्ट्रॉन्ग है ना? एक मिनट। यश आ गए तुम? अब मुझे ना मिलवाना है किसी से। अरे अरे क्या कर रही है? पहली मुलाकात में डराएगी क्या मेरे पति को? यश ये दोनों ना मेरी बहुत पुरानी और बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये है ना और ये है नुपुर। ये दोनों पुणे में ना बैंक पीओ एग्जाम्स के लिए आई हैं। आई मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ले चलना अपने साथ। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। आई अरे हुआ क्या, वो तो बता। मैं तुझे अब क्या बताऊँ? आई बस यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है। तू सब्र रख, तू पहला रोना बंद कर। हाँ शांत हो जा, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। हाँ मेरा हो गया, I'm done. I'm going guys. Carry on. मेरा भी हो गया। Enjoy guys. मुझे यहाँ से जलन हो रही है, आप बहुत हैंडसम हो। तो ठीक है ना, अब ठीक हो? तू जानती है ना मैंने तुझे कितना मिस किया है। I miss you too. I love you. I love you. सर अमन आ गया, बुला उसे। डॉक्टर अमन, आपकी गीतिका से कई बार बात होती थी। जी सर, मेरी पेशेंट थी वो। तो आप अपने हर पेशेंट के साथ रात को 2-2 बजे भी फोन पर बात करते हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी सर। उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मुझे कॉल करती। उसका पति उसके साथ आपके क्लिनिक पे आता था? नहीं सर, कभी भी नहीं, वो हमेशा अकेली आती थी। आप कभी उसके घर गए? 1-2 बार गया था सर, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मुझे ही विजिट के लिए जाना पड़ा था। लेकिन आपकी मोबाइल लोकेशन ये बताते हैं कि आप उस एरिया में अक्सर आया जाया करते हैं। सर उस एरिया में मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, तो मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। जी थैंक यू। गायकवाड़, गीतिका की माँ और सिद्धार्थ का क्या हुआ? सर गीतिका की माँ से फोन पर बात हुई, वो पहुंच ही रही है, और सिद्धार्थ ने बताया था कि वो दिल्ली में पुणे आज सुबह ही आ जाएगा, तो ऑन द वे होगा। पीएसआई राणे को फॉलो अप करने को बोल दिया है। सर सिद्धार्थ का फोन बंद आ रहा है सर मैंने उसके सारे डिटेल्स निकाले सर, वो दिल्ली नहीं गया सर। कल रात जब इनसे उसकी बात हुई वो पुणे में ही था, उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है सर मैंने उसके नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस की, जिस रात गीतिका का खून हुआ उस रात उसकी लोकेशन वहीं पर थी। गायकवाड़, फौरन उसके घर जाके पता करो। सर सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं सर, कहीं गया होगा। अच्छा, वो और उसकी पत्नी यही रहता है ना? सर सिद्धार्थ कभी पत्नी के साथ यहाँ आया ही नहीं, वो तो अकेले ही रहता है। अकेले? हाँ सर।
आपकी बेटी बच्चे की मां बनने वाली थी, प्रेग्नेंट थी, और ये बात उसने आपको बताई नहीं? उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। आई एम सॉरी, ये गीतिका की लाश की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में उसने मंगलसूत्र पहना हुआ है, उसके माथे पर सिंदूर है। प्लीज देखिए। हमें नहीं पता ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र इसने क्यों पहन रखा है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन ये जहां पर रहती थी वहां पर लोगों को यही पता था कि वो शादीशुदा है। इनफैक्ट उसका पति सिद्धार्थ फ्लैट दिलवाते वक्त उसके साथ था। सिद्धार्थ? लेकिन वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। और बेटा क्या करते हो? आंटी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अरे वाह, मैं गीतू को बुलाती हूँ। गीतू, लड़का तो बहुत अच्छा है, बोल तो शादी की बात कराओ। क्या माँ, आप भी? हमने कितनी बार उससे कहा कि अगर सिद्धार्थ तुझे पसंद है तो तू उससे शादी कर ले, लेकिन हर बार टालती रही। कहती थी अभी मुझे एक दूसरे को जानने का समय चाहिए। देखिए, आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। वैसे गीतू कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। उसने फोन पर 5 लाख रुपए मांगे थे। इतने पैसों की उसे क्या जरूरत थी? राम जाने, मेरी बच्ची को मारने वाले को भगवान बहुत बड़ी सजा देगा, बहुत बड़ी सजा देगा। गायकवाड़, मुझे किसी भी हालत में ये सिद्धार्थ चाहिए। पता करो वो कहा है, अपने सारे खबरियों को काम पर लगाओ। एक और बात, जरा पता करना ये 5 लाख रुपए का क्या चक्कर है। गीतिका का मोबाइल मिसिंग है। सर्विस प्रोवाइडर से पता करो कि वो किस मेल आईडी से लॉगिन करती थी। उसके सारे मेल्स चेक करो। सर, गीतिका की मां की बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। अगर गीतिका की मां गीतिका और सिद्धार्थ की शादी करवाने को तैयार थी तो फिर आखिर गीतिका ने बिना बताए शादी क्यों की और ये बात अपनी मां से क्यों छुपाई? फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद असल में गीतिका और सिद्धार्थ की शादी हुई ही ना हो, लेकिन फिर भी गीतिका प्रेग्नेंट रही हो और इसीलिए वो उस सोसाइटी में छुप कर रह रही थी ताकि बच्चे की आइडेंटिटी पर बाद में कोई भी उंगली ना उठाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि गीतिका को प्रेग्नेंट करने के बाद सिद्धार्थ ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया हो और इसी चक्कर में गीतिका का मर्डर करके वो भाग गया हो। इस केस की सारी कड़ियां काफी उलझी हुई थी और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सारी कड़ियां अब कहां जाकर सुलझेंगी। मुझे पता है आज रात की शिफ्ट है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। अभी कुछ जरूरी काम करना है, बाद में बात करती हूँ। तू यहाँ पे क्या कर रही है? यश तेरा मेरे कमरे में इंतजार कर रहा है, तो उधर जा। मुझे अभी यश के साथ नहीं होता यार, मजा तो मुझे तेरे साथ आता है। ये सब भी हो जाएगा। हाँ? अभी मैं जितना बोल रही हूँ तू उतना कर। अभी तो सच में नहीं कहती कि तेरा इंटरेस्ट अब उसमें आ गया है? सुन, ये ना मेरा खेल है, मेरा जैसे मन करेगा ना मैं खेलूंगी। तुझसे जितना कहा है मैंने उतना कर। यहाँ क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो इतने टाइम से मैं करना चाहती हूँ। सर, गीतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत का वक्त रात 11 और 2 के बीच 5 बार स्टैब किया गया और वो 8 महीने प्रेग्नेंट थी। उसके नाखूनों में किसी के स्किन के फ्रेगमेंट्स मिले। जब हमने उसके बैंक डिटेल चेक किए तो पता चला उस दिन उसने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। लेकिन जब हमने गीतिका के घर की तलाशी ली तो हमें कोई पैसे नहीं मिले। नहीं सर, हमने उसके मेल्स चेक किए। सिद्धार्थ उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो कह रहा था कि उसे उसका कुछ राज पता है जिसके बदले में वो 5 लाख रुपए मांग रहा था।
और जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात सिद्धार्थ की मोबाइल लोकेशन गीतिका के घर की ही थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि सिद्धार्थ ने गीतिका का मर्डर किया है और वो पैसा लेकर भाग गया है। सर अगर ऐसा है तो फिर वो कौन हो सकता है जो गीतिका के घर बार बार जाता था? सबसे पहले एक काम करो गायकवाड़, उसके नाखून में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं उसका डीएनए टेस्ट कराओ और उस शरत के साथ उसको मैच करके देखो। और एक और काम करना, उसकी कॉल लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम हैं उन सबके फोटोग्राफ्स लेके उसकी सोसाइटी में दिखाओ। वहां से पता चलेगा कि वो कौन था जो उसके घर पे बार बार आता था। सर अभी भी कंट्रोल से मैसेज आया कि कात्रज एरिया में बॉडी मिली है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक मैंने इस लाश को देखा तो तुरंत मैंने आपको फोन कर दिया। पाटिल मैडम, बॉडी पे कोई निशान या कुछ और? कुछ नहीं सर। गायकवाड़, मुझे नहीं लगता मारने से पहले इसे मोलेस्ट या रेप किया गया है। देखो गले पर निशान है सिर्फ, मतलब गला दबाकर खून हुआ है। सर ये कार्ड मिला। जूनियर आर्टिस्ट यूनियन, लड़की का नाम नेहा है। इस पर इसका एड्रेस है, घर वालों को फोन करो और इस पर फोन नंबर भी है, उससे इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। आसपास पता करो किसी और ने आते जाते कुछ देखा है क्या। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, यह जूनियर आर्टिस्ट का काम करती थी, अक्सर नाइट शिफ्ट हुआ करता था। कल भी था, सुबह फोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद पता चला कि जहां पर काम करती थी वहां किसी से कोई अनबन, कोई लड़ाई? नहीं सर, नेहा बहुत मैच्योर लड़की थी, हाल ही में शादी हुई थी हमारी। ये दोनों कौन है? उसके फ्रेंड्स हैं, नुपुर और हिना। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू। गायकवाड़, ये नेहा जहां पर शूटिंग करती थी वहां जाकर थोड़ी पूछताछ करो। हो सकता है वहीं पर उसकी किसी के साथ अनबन हो गई हो और इसी वजह से उसका मर्डर भी। सर गीतिका से मिलने कौन आता था ये पता चल गया है। तुमने हमसे ये झूठ बोला कि तुम गीतिका से मिलने सिर्फ 2 बार गए थे, जबकि सच ये है कि तुम अक्सर वहां जाया करते थे। दरअसल मैं गीतिका से प्यार करता था सर, वो भी मुझे पसंद करती थी। थैंक्स। कोई और भी है जो तुम्हारे बारे में सोचता है? एक बार हाँ कह दो, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। हम तुमसे पहले भी कहे ये नहीं हो सकता। देखो तुम्हारा पति तुम्हारी क्या हालत करके गया है, मेरा विश्वास करो, धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। तुम पर यकीन है पर अपनी किस्मत पर नहीं है, ये नहीं हो सकता। आई हैव नो आइडिया वो मुझे मना क्यों कर रही थी। वो तुम्हारी बात मान नहीं रही थी इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच ये है कि गीतिका अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर पेशेंट के तौर पर तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि वो अकेली है। तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और जब उसने मना किया तब तुमने उसका मर्डर कर दिया। सर ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। और आप ये जो बोल रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास इसका? सबूत तो तुम हमें दोगे। गायकवाड़, इसे ले जाओ और इसे अच्छी तरह से पूछताछ करो और गीतिका के नाखून में जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं उससे इसका डीएनए मैच कराओ। ले जाओ इसे। सर मैं आपको बोल रहा हूँ सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर मेरी बात सुनिए। सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे गला दबा के मारा गया और मौत का वक्त रात 12 और 2 के बीच। मैंने उसके सेट पर जाके पता किया, लेकिन किसी ने नेहा को किसी के साथ देखा नहीं। सर एक इंफॉर्मेशन मिली है सर, यश की शादी सिर्फ नेहा से ही नहीं बल्कि आरती से भी हुई है, एक ही साथ एक ही मंडप में। व्हाट? यश की 2 बीवियां हैं? क्या तुम दोनों ये नहीं जानते कि 2 शादियां करना अपराध है?
सर नेहा ने जबरदस्ती की थी। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना, तुझ पे रेप चार्जेस डलवा के तुझे अंदर करवा दूंगी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ओरिजिनली तुम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर नेहा वहां घुस गई और इसने इसके साथ जबरदस्ती की कि मुझसे शादी कर ले। तो तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुस्से में तुम दोनों ने मिलकर नेहा का मर्डर कर दिया? अरे आप क्या कह रहे हैं सर? मैं नेहा से बहुत प्यार करता था। शादी के बाद तो मैं आरती के पास जाना भी नहीं चाहता था। तो नेहा ही थी जो मुझे बार बार कहती थी कि आरती के पास जाओ। आरती, फिर तुम्हें तो बड़ा गुस्सा आता होगा नेहा पर। नेहा इतनी भी सीधी नहीं थी। ऐसा क्या किया है नेहा ने तुम्हारे साथ कि तुम्हारी आंखों में उसके लिए इतना गुस्सा है? देखो आरती, सच को छुपाने की चाहे जितनी भी कोशिश करो, एक ना एक दिन वो पर्दे के नीचे से बाहर आ ही जाता है। सर, नेहा की कॉल रिकॉर्ड से लोकेशन डिटेल्स, जहां उसकी बॉडी मिली थी उससे आधे किलोमीटर दूर उसका फोन स्विच ऑफ हुआ और उसे आखिरी कॉल किसी लैंडलाइन नंबर से आया था, जो कि एक पीसीओ का नंबर है। तो ये हो सकता है कि किसी ने नेहा को फोन करके बुलाया हो। कर ले सर। जहां पर हमें नेहा की लाश मिली थी उसके आसपास का एरिया दोबारा एक बार चेक करो, हो सकता है वहां उसका मोबाइल मिल जाए। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ यश ने किया हो सकता है उसका नेहा का झगड़ा हो गया हो और उसने गुस्से में आके नेहा को मार दिया। एक मिनट बैकवर्ड। नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो सिद्धार्थ के टच में थी और उसकी मोबाइल लोकेशन ही दिखा रही है कि जब गीतिका का मर्डर हुआ था उस रात भी नेहा उसी एरिया में मौजूद थी। सिद्धार्थ और नेहा, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? नेहा और गीतिका दोनों के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड से करवाए। सर गीतिका और नेहा के 1 साल के रिकॉर्ड चेक किए। एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली है कि ये दोनों 6 महीने पहले तक रेगुलर टच में थे। इतना ही नहीं, गीतिका हिना और नूपुर के भी टच में थे। तुम दोनों गीतिका को कैसे जानते हो? और देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोगों के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास है, जिससे साफ पता चलता है कि तुम सब लोग एक दूसरे के साथ बात करते थे, एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। हाँ, तो कैसे जानते हो गीतिका को? सर, गीतिका हमारे साथ हमारे फ्लैट में रहती थी। बड़ी अजीब बात है। तुम्हारी एक और फ्लैटमेट नेहा, उसका मर्डर हो चुका है और अब तुम्हारी ये पुरानी फ्लैटमेट गीतिका, उसका भी मर्डर हो चुका है। कैसे टर्म्स थे तुम्हारे? सर नॉर्मल। और नेहा और गीतिका, उनकी आपस में लड़ाई होती थी? नहीं सर। तो फिर जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात नेहा गीतिका के घर के आसपास क्या कर रही थी? ये सिद्धार्थ, ये गीतिका को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? गीतिका ने सिद्धार्थ की पहचान अपनी सोसाइटी में उसके पति के तौर पर करवाई थी। और ये मत कहना कि तुम लोग सिद्धार्थ को नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि तुम दोनों भी सिद्धार्थ को जानती थी, तुम्हारी भी उससे बात होती थी। क्या है ये सब चक्कर? हाँ सर, हमारी सिद्धार्थ से बात होती थी, लेकिन सिद्धार्थ गीतिका का पति नहीं था। वो सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा था, जिसके हम उसे पैसे देते थे। कैसी हेल्प? सर, हम लेस्बियंस हैं। पहले मैं और नेहा पार्टनर्स थे और बाद में फिर हिना ने हमें ज्वाइन किया। सर, गीतिका तो बहुत बाद में आई थी हमारे साथ रहने और बहुत सीधी थी वो, और मैंने देखा कि नेहा गीतिका को पसंद करने लगी थी। सर, मैंने नेहा को समझाया भी था गीतिका स्ट्रेट है, लेकिन वो नहीं मानी। और पहले नेहा गीतिका पे हिट करती थी और फिर उसने उसका रेप कर दिया। और सर, रेप करते करते उसका वीडियो भी बनाया। फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करा करती थी और बार बार रेप करती थी। और ये सिद्धार्थ ये कहां से आ गया? इसका क्या चक्कर है? हमारी फैमिली हमारे पर शादी का प्रेशर डाल रही थी, तो हम जब भी घर जाते तो सिद्धांत को घर लेके जाते थे। घर पे ये बताते थे कि वो हमारा बॉयफ्रेंड है, और सर जिसके उसको पैसे मिलते थे, और फिर वही हमें ब्लैकमेल करने लगा कि वो हमारे साथ सेक्स करना चाहता है। और फिर
नेहा ने सिद्धार्थ को गीतिका दे दी और फिर वो उसको ब्लैकमेल करने लगा और उसको रेप करने लगा। किस तरह की लड़कियां हो तुम लोग? सच में मैंने कुछ नहीं किया, वो सब नेहा कर दी थी। तो जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ, नेहा उसके घर के आसपास क्या कर रही थी? सिद्धार्थ गीतिका को किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा था? सर, हमें वो सब नहीं पता, बस हमें ये पता है कि गीतिका सिद्धार्थ के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात जब नेहा को पता लगी तो नेहा ने गीतिका को बहुत फोर्स किया कि वो अबॉर्शन करा ले और उसको धमकियां भी देती थी कि वो वीडियो वायरल कर देगी। लेकिन सर, गीतिका इस बच्चे को नहीं मारना चाहती थी और हमारा पूरा ग्रुप टूट गया। फिर नेहा ने यश से शादी की और हमें यहाँ बुलाया। सर, हमें आगे नहीं पता। मैडम, डोंट जाना, जाइए। सर क्या लगता है? अभी तो ये सब कुछ नेहा पर डाल रही है और नेहा अपनी सफाई देने के लिए आ नहीं सकती। एक काम करो गायकवाड़, गीतिका के नाखून में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं उससे नेहा का डीएनए मैच करके देखो। उससे कम से कम ये तो साफ हो जाएगा कि गीतिका का मर्डर नेहा ने किया है या नहीं। सर, जहाँ पर नेहा का फोन बंद हुआ था वहाँ के झाड़ियों के अंदर कीचड़ में मोबाइल मिला है, ये अभी बंद है, ये शायद नेहा का हो सकता है। एक काम करो, इस फोन को चार्जिंग पे लगा दो, देखो शुरू होता है क्या। सर आणि करडे ते बुटाला गाण लागले, साफ करा। हो सर। सर, गीतिका और नेहा की डीएनए रिपोर्ट्स। सर, गीतिका के नेस में नेहा की स्किन ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब गीतिका का मर्डर नेहा ने किया, लेकिन फिर नेहा का मर्डर किसने किया? एक्सक्यूज मी। हाँ बोला। क्या? काम पर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने कुछ नहीं किया? तो जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात तेरी मोबाइल लोकेशन उसके घर के पास कैसे दी? हाँ सर मैं वहां गया था सर, लेकिन सर मेरे पहुंचने से पहले गीतिका मर चुकी थी सर। गीतिका को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? सर, वो गीतिका ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ दिन तक उसका पति बन के रहूं, तो वो मुझे 5 लाख रुपए देगी। सर, बाद में उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है सर। तो तूने गीतिका से पैसे लिए और उसका मर्डर कर दिया? मैं तो बस अपने पैसे लेने के लिए वहां पे गया था सर। जैसे ही मैं वहां पहुंचा फिर मैं डर गया था सर, मैं वहां से भाग गया। सर, मुझे नहीं पता सर कि गीतिका को किसने मारा सर। गीतिका को नेहा ने मारा, या मैं यूं कहूं कि तूने और नेहा ने मिलकर मारा। सर, गीतिका के मर्डर में मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। तो तू नेहा से कॉन्स्टेंटली टच में क्यों था? जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात भी तुमने नेहा से बात की? सर, वो मुझे लगा कि गीतिका मुझे पैसे नहीं देगी, तो मैंने नेहा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि गीतिका के बदले वो मुझे पैसे दे दे, नहीं तो उसके बारे में मैं सबको बता दूंगा। तो तूने गीतिका को नहीं मारा? नहीं सर। और नेहा? तूने नेहा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, नेहा ने तुझे पैसे नहीं दिए और इसलिए तूने नेहा का मर्डर कर दिया। सर, मुझे पता भी नहीं है कि नेहा मर चुकी है सर। हाँ, नेहा मर चुकी है और तूने उसे मारा है, लेकिन तू ऐसे नहीं बताएगा। करडे राणे, जब तक मुंह ना खोले धोते रहो इसे। सर, नेहा के फोन का डेटा रिकवर हो गया, उसमें यश और आरती के सुहागरात की वीडियो है और नेहा ने जो आरती का रेप किया था वो वीडियो भी है। आरती का रेप? जी सर, और इतना ही नहीं, इसमें गीतिका के रेप का भी वीडियो है, ये देखिए। तो आरती, नेहा ने तुम्हारा रेप किया और इसलिए तुमने नेहा का मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुम दोनों से तो किसी भी तरह के सच की उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि तुम दोनों तो झूठ ही बोलोगे। सर, हमने आपसे कौन सा झूठ बोला? तुमने ये झूठ बोला कि गीतिका का रेप सिर्फ नेहा ने किया था, जबकि सच ये है कि गीतिका का रेप तुम तीनों ने मिलकर किया था। राणे, इस घर का सर्च वारंट है हमारे पास, हम इस घर की तलाशी लेनी है। चला, लागा कमला।
ये सैंडल किसका है? सर ये तो नुपुर की है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, इससे साफ होता है कि तुम्हारे सैंडल पर जो मिट्टी पाई गई वो उसी एरिया की थी जहां पर हमें नेहा की लाश मिली। बैकवर्ड, उस एरिया में एक कैमरा है, इसकी सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में तुम्हारी गाड़ी वहां से पास होती हुई साफ दिखाई देती है, उसी वक्त जब नेहा का मर्डर हुआ। नुपुर, अब ये तो साफ हो गया है कि तुम्ही ने नेहा का मर्डर किया। सर मैं नेहा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उस आरती के पीछे पड़ी थी। उसने आरती का रेप कर दिया। और नेहा जब शूट पे थी, जब मैंने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया था, तो मैं आरती का रेप क्यों किया? रेप कहाँ किया यार? प्यार किया। अच्छी लगती है ये आरती मुझे। नेहा, आज तक हमने जो भी किया है ना, मिल बांट के किया है। गीतिका और हिला को जैसे हमने बांटा था ना, आरती को भी बांटना होगा, समझी? आरती ना सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं ना तुझे ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी, समझी? नुपुर बस कर यार। देख, मैं और यश मिलके ना आरती को अच्छे से समझा दी। मुझे पति भी मिल गया, प्यार भी। देखो ना, और कुछ नहीं चाहिए। ये जो तेरा मेरा लफड़ा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं ना तुझे खुद से दूर नहीं आने दूंगी, समझ तू? मुझे ना अभी तेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोड़, सर मैं नेहा को मारना नहीं चाहती थी। सच तो यह है कि तुम लोग प्यार का मतलब नहीं जानते। प्यार छोड़ो, तुम लोग तो दोस्ती और इंसानियत का मतलब भी नहीं जानते। अब पूरी जिंदगी जब जेल में सड़ोगी तब शायद एहसास हो जाएगा। गे, लेस्बियन या होमोसेक्सुअल होना कोई बुरी बात नहीं है। आज तो हमारा कानून भी इसे अपराध नहीं मानता, लेकिन किसी पर जबरदस्ती करना, रेप करना बहुत ही संगीन अपराध है। अगर इस तरह का अपराध आपको आपके आसपास घटता हुआ नजर आए तो प्लीज आप पुलिस की मदद मांगिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। आप सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।